हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल नीटियंस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर मॉलिक्यूल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं और आप रिलेट कर सके इसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्ड यूज़ किया गया है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस काफ़ी बच्चे जानते होंगे इसका मतलब क्या है, बट फिर भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देती हूँ इसको। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जेनेटिक कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, मतलब पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में जाना। ठीक है, मतलब कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स में होते हैं वो उनके चिल्ड्रंस में किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसका रीज़न क्या है और किस तरह से ये चीज़ें वर्क कर रही हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में कम्प्लीटली जेनेटिक्स पढ़ने वाले हैं, डीएनए आरएनए पढ़ने वाले हैं और उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर वर्ड यूज़ किया गया है कि किस तरह से कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो जुड़ के आरएनए बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स किस तरह से इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और किस तरह से ये हेरिडिटी परफॉर्म हो रही है। ये जेनेटिक्स का जो साइकिल चल रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, दूसरी से अनदर जनरेशन में, तो ये किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। यहाँ पे दे रखा है इनहेरिटेंस का डेफिनेशन। द पासिंग ऑन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नॉन एज इनहेरिटेंस। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि किस तरह से जो पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं वो उनके चिल्ड्रंस में ट्रांसफ़र होंगे, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोलते हैं और किस तरह से होगा वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं डीएनए की। देखिए, जो हमारा जेनेटिक यूनिट है या फिर जिससे जीन्स आपके पेरेंट्स के जीन्स आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हुए और आपके जीन्स आपकी आने वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे, उसका मेन रीज़न है डीएनए। ठीक, अब डीएनए की थोड़ी हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि डीएनए किस तरह से पता चला, क्योंकि एकदम से तो सारी चीज़ें नहीं हमारे सामने आई ना। एकदम से तो नहीं हमें पता चला कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटीरियल है, या फिर इस तरह का कोई प्रोसेस भी हो रहा है, इनहेरिटेंस जैसी भी कोई चीज़ है। ये सारी चीज़ें बहुत धीरे धीरे करके हमारे सामने आई हैं। तो काफ़ी साल लग गए हैं जेनेटिक्स को स्टडी करने में और इसके बेसिक्स को पता करने में। इसके साथ साथ आज भी हम जेनेटिक्स के बारे में बहुत कम जानते हैं, बहुत कम। आने वाले फ्यूचर में शायद हम और भी बहुत सारी चीज़ें जानें जो कि बहुत ही एडवेंचरस और मिस्टीरियस हैं अभी हमारे लिए। ठीक है, तो डीएनए की बात करते हैं। डीएनए क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो हमारा मेन हेरिडिटी मटेरियल है। मतलब डीएनए की वजह से ही क्या हो रहा है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक, अब बात करते हैं डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई, किस तरह से पता चला कि डीएनए जैसी कोई चीज़ है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम ये सब जानते हैं कि डीएनए आपको मिलेगा कहाँ? न्यूक्लियस में। ठीक है, न्यूक्लियस को जब स्टडी किया गया तो वहाँ पे डीएनए मिला, और ये सबसे पहले फाइंड आउट किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में। तब उस टाइम पे डीएनए इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो इन्हें दिखा कोई थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, तो वो क्या चीज़ है इन्हें नहीं मालूम थी, तो उन्होंने इसको नाम दिया न्यूक्लियन। ठीक है, स्टार्टिंग से इसका नाम डीएनए नहीं है कि बिल्कुल देखा और बोल दिया अरे ये तो डीएनए है, ऐसा नहीं था। तो एक्चुअली बिल्कुल ही न्यू चीज़ थी फ्रेडरिक मिशर के लिए ये, जो कि न्यूक्लियस में उन्हें मिली, और इन्होंने न्यूक्लियस में मिली थी इसीलिए इन्होंने उससे रिलेटेड नाम दिया था इसका न्यूक्लियन। ठीक है, डीएनए तो बहुत बाद में इसका नाम पड़ा है। ओके, तो ये डिस्कवरी के बारे में या हिस्ट्री के बारे में है कि डीएनए किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया, या डीएनए के बारे में हमें किस तरह से पता चला। अब यहाँ पे देखिए, तो फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया था? फ्रेडरिक मिशर ने सिर्फ पता लगाया था कि न्यूक्लियस में कोई थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है या फिर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया? न्यूक्लियन दिया। ठीक है, बाकी उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया कि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, या फिर वो रियल में अगर ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया हमें। तो ये आगे किसने बताया, कैसे पता चला? तो आगे इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी वो किसने दी थी? वाटसन एंड क्रिक ने दी थी। ठीक है,
इस स्ट्रक्चर के बारे में वॉटसन एंड क्रिक ने बहुत डिटेल में स्टडी किया और काफ़ी सारी चीज़ें डीएनए के बारे में हमें बताई, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो सबसे पहले तो ये जो डीएनए है, इन्होंने बताया कि डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स का मतलब आप ये देख रहे हो, दो स्ट्रैंड्स, ठीक है, एक ये स्ट्रैंड है और एक ये स्ट्रैंड है, तो ये डबल हेलिक्स होता है। सबसे पहली चीज़ उन्होंने हमें ये बताई, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ये लेटर जैसे साइंस जो आपको दिख रहे हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस है। ओके, क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है। और ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस आपको मिलेंगे डीएनए में, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। एक और होता है नाइट्रोजनस बेस, यूरेसिल, पर वो आपको डीएनए में नहीं मिलता है, वो आपको मिलेगा आरएनए में, ठीक है। तो अगर डीएनए के बारे में पूछा जाए कि कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस हैं और कितने टाइप है, तो आप ये बताओगे कि यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस मिलेंगे, जिसमें कि एडेनिन रहेगा, थाइमिन रहेगा, ग्वानिन रहेगा और साइटोसिन रहेगा। ओके, और इन्होंने क्या बताया, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए जो स्ट्रैंड्स के एंड्स हैं, ये 5 एंड हमने लिखा हुआ है और ये 3 एंड लिखा हुआ है। 5 एंड 3 एंड आपको कार्बन की पोजीशन बताता है, जो कि हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे डीएनए स्ट्रक्चर, तो आपको पता चलेगा कि कार्बन पोजीशन से क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये हमेशा ऑपोजिट होते हैं। अगर एक स्ट्रैंड 5 एंड है तो दूसरा क्या होगा, 3 एंड होगा। अगर ये वाला 3 एंड होता तो फिर ये 5 एंड होता। कभी भी सेम नहीं होते, ये एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा कि जो स्ट्रैंड्स रहते हैं वो एंटी पैरेलल रहते हैं और ट्विस्टेड लैडर की तरह रहते हैं। ट्विस्टेड लैडर का मतलब है, जैसे सीढ़ी होती है ना, पुराने ज़माने में इस तरह से सीढ़ी यूज़ की जाती थी, ऐसी होती थी। तो अगर इसको हम ऐसे ट्विस्ट कर दें, ठीक है, ऐसे ट्विस्ट कर दें, तो आपको इस तरह का ट्विस्टेड लैडर का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए इन्होंने क्या बोला कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्विस्टेड लैडर की तरह होता है। ओके, उसके बाद डायरेक्शन की अगर हम बात करें, तो इसमें से एक जो होता है सेंस स्ट्रैंड होता है और ऑपोजिट स्ट्रैंड जो 3 to 5 डायरेक्शन में रहेगा। मतलब इसकी डायरेक्शन क्या है, 3, और इसका दूसरा एंड क्या होगा, 5 होगा। इसको हम बोलेंगे एंटी सेंस स्ट्रैंड, और 5 to 3 डायरेक्शन वाले स्ट्रैंड को हम बोलेंगे सेंस स्ट्रैंड। तो हमने दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग नाम भी दिए हैं, एंटी सेंस स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड। ये एक्चुअली ये जो स्ट्रैंड्स हैं, इनके अलग अलग नाम रेप्लिकेशन की वजह से दिए गए हैं, ट्रांसक्रिप्शन की वजह से दिए गए हैं, क्योंकि जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों किया गया है, नेम्स क्यों अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है। खैर, उसके बाद हम बात करते हैं मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव की। तो देखिए, ग्रूव का मतलब क्या है, जब ऐसे लेटर ट्विस्ट हो रही है, आप ये देख रहे हो, ट्विस्ट होने के बाद यहाँ पे काफ़ी एक होलो स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो ये जो खाई जैसी बन रही है ना, इसी को बोला गया है मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो ये ग्रूव काफ़ी ज़्यादा डीप में है, ये थोड़ा सा डीप है, ज़्यादा डीप नहीं है, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा डीप ग्रूव है, इसको हमने बोला है मेजर ग्रूव, और जिसमें आप डेप्थ कम देख रहे हो, इसे बोला जाता है माइनर ग्रूव। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। उसके बाद है डीएनए का डायामीटर। डीएनए का जो डायामीटर रहेगा वो कितना रहेगा, 2 नैनोमीटर रहेगा। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये जो मेजरमेंट्स आप यहाँ पे पढ़ोगे डीएनए की, उसकी डायामीटर की, उसकी लेंथ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछी जाएंगी, भले आप नीट का एग्जाम दो, भले आप बोर्ड्स के एग्जाम दो। सो ये जो मेजरमेंट्स हैं आपको याद रखनी है। ओके, तो डायामीटर की अगर हम बात करें तो 2 नैनोमीटर रहेगा। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन ईच टर्न और द लेंथ ऑफ ईच स्पाइरल टर्न इज 3.6 नैनोमीटर। मतलब कि ये एक टर्न है और ये दूसरा टर्न है, तो इसके बीच में यहाँ पर यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो टर्न्स के बीच में डिस्टेंस है वो कितना है, 3.4 नैनोमीटर। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर ऑफ 2 सक्सेसिव रिंग्स इज 0.34। तो रिंग्स के बीच में, ठीक है, 2 सक्सेसिव रिंग्स जो हैं उनके बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो 0.34 नैनोमीटर रहेगा। ये एज इट इज़ आपको याद करनी है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है या फिर ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एज इट इज़ आपको याद करनी है कि डीएनए का डायामीटर कितना होगा, दो जो ट्विस्ट होंगे उसके बीच का कितना डिस्टेंस है,
और नाइट्रोजनस बेसिस के पेयर्स के बीच का कितना डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो एक टन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 10.5 न्यूक्लियोटाइड्स, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में 10 न्यूक्लियोटाइड्स दे रखा है। ये रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग है कि 10.5 है, लेकिन आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलोगे। हाँ, बोर्ड अगर हम नीट की बात करें तो उसमें आपको मिल सकता है 10.5, ठीक है। तो अर्लियर जो था वो कितना था, मतलब यहाँ पर अगर आप देखो एक ट्विस्ट में टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है। और रिसेंट स्टडी की वजह से के अकॉर्डिंग 10.5 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक। इसके बाद हम बात करें तो जो रिंग्स आप देख रहे हो या फिर ये हेलिक्स आप देख रहे हो, ये बना किसका होता है, ये बीच की लेटर तो आपको पता चल गई, ये नाइट्रोजनस बेसिस की बनी होती है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, इनकी बनी होती है। लेकिन ये जो स्ट्रैंड्स हैं, अगर हम बात करें इन स्ट्रैंड्स की तो ये किससे बने होते हैं, ये दो चीज़ों से बने होते हैं, शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है। किसके बने होते हैं, शुगर एंड फॉस्फेट। तो शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस मिलके क्या बना रहे हैं, आपका डीएनए स्ट्रैंड बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग बॉन्ड्स आपको मिलेंगे। अगर हम बात करें ये नाइट्रोजनस, अगर हम इस एडेनिन और नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें, जैसे ग्वानिन के साथ साइटोसिन है, एडेनिन के साथ थायमिन है, तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि डॉट डॉट जैसे स्ट्रक्चर है। ये डॉट डॉट जैसा स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉन्ड्स, ठीक है। बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब वो बॉन्ड कौन सा है जिससे ये जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच में जैसे साइटोसिन है और ग्वानिन है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नाइट्रोजन बेसिस को जब जोड़ा जाता है, जो पेयर करते हैं वो कौन से बॉन्ड से करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर करते हैं, ओके। और एक चीज़ याद रखिएगा कि साइटोसिन से हमेशा ग्वानिन जुड़ेगा और एडेनिन से हमेशा थायमिन जुड़ेगा, ये फिक्स रहता है, ये हमेशा फिक्स है। कभी ऐसा नहीं होगा कि एडेनिन से साइटोसिन जाके जुड़ गया या थायमिन से जाके ग्वानिन जुड़ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा साइटोसिन से ग्वानिन ही जुड़ेगा और एडेनिन से थायमिन जुड़ेगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ मान के चलिए आप, ओके। उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड बात करें बॉन्ड्स की, तो जैसे मैंने बताया कि एडेनिन से हमेशा थायमिन जुड़ेगा, ग्वानिन से हमेशा साइटोसिन जुड़ेगा, कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। अब लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स का काउंट अलग अलग है। यहाँ पे आप देखो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, और एडेनिन और थायमिन के बीच में सिर्फ 2 ही बॉन्ड्स दिख रहे होंगे। मतलब ग्वानिन और साइटोसिन के बीच जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, और एडेनिन और थायमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो बॉन्ड है ना, इनकी ज़रूरत क्या है, सबसे पहले तो ग्वानिन और साइटोसिन को जोड़ रहे हैं, ये 2 स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ रहे हैं। ये अलग अलग स्ट्रैंड्स होते हैं, जैसे कि ये स्ट्रैंड हो गया, ये फर्स्ट स्ट्रैंड हो गया 5 to 3, और ये 3 to 5 हो गया, और ये बीच में जो लाइंस हैं ये हाइड्रोजन नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ठीक है। अगर इनके बीच में बॉन्ड नहीं होगा ना तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग घूमेंगे, अलग अलग टहलते फिरेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड बनाना जरूरी है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब इनके बीच में बनता है तो ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल, बंध जाते हैं एक दूसरे से। ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाता है। सो स्टेबिलिटी के लिए भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ इन दोनों स्ट्रक्चर्स, मतलब दोनों हेलिक्स को जोड़ने के लिए या दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। यहाँ पे चारगाफ रूल दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि चारगाफ ने क्या बोला था। सो चारगाफ ने सबसे पहले तो यही बताया था कि जो एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ेगा और साइटोसिन किससे जुड़ेगा, ग्वानिन से जुड़ेगा, और इनका जो रेशो है वो हमेशा सेम रहेगा। मतलब जितने एडेनिन रहेंगे उतने ही ग्वानिन है, जितने थायमिन है उतने ही एडेनिन है, और जितने साइटोसिन है उतने ही ग्वानिन है, ठीक है। अब इनमें से प्यूरिन्स और प्रिमिडीन्स ये टाइप्स हैं। इन नाइट्रोजनस बेसिस को भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, प्यूरिन्स एंड प्रिमिडीन्स, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो प्यूरिन और प्रिमिडीन्स का भी रेशो क्या होता है, हमेशा सेम होता है, ठीक है। जितने एडेनिन और साइटोसिन है उतने ही, जितने थायमिन और साइटोसिन है उतने ही एडेनिन और ग्वानिन है।
ये हम आगे देखेंगे कि किस तरह से टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहे थे ग्रिफिथ, चागाफ। ओके, ठीक है। तो रेशो हमेशा 1:1 रहेगा, कभी भी कुछ कम या ज़्यादा नहीं होगा, हमेशा 1:1 रहेगा। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि चागाफ के अकॉर्डिंग प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स का रेशो क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर उनको थोड़ा सा ट्विस्ट करना है तो ये पूछ सकते हैं कि एडेनिन और ग्वानिन या फिर थायमिन और साइटोसिन का रेशो क्या होता है, तो आप हमेशा बताओगे कि उसका रेशो क्या होगा, 1:1 रहेगा, ठीक है। सबका काउंट क्या होगा, सेम होगा। अगर 20 एडेनिन है, ठीक है, तो थायमिन भी कितने होंगे, 20 ही होंगे, क्योंकि पेयर तो उसी से करना है जाके। उसी तरह साइटोसिन का भी है, अगर 20 साइटोसिन है तो 20 ही क्या होंगे, ग्वानिन होंगे। सो ये रेशो हमेशा 1:1 के फॉर्म में रहेगा। क्लियर। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे किस तरह से मॉलिक्यूल्स ने जुड़ जुड़ के डीएनए बनाया है और किस तरह से वो पूरा स्ट्रक्चर हमारी इनहेरिटेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है और रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। तो यहाँ पे देखिए, जो एक डीएनए का मॉलिक्यूल होता है ना, जो इसका एक यूनिट होता है, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। ऑलरेडी हमने पढ़ा अभी, ठीक है। अभी जब हम चागाफ रूल पढ़ रहे थे और जब हमने डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी किया तो हमने उस चीज़ को डिस्कस किया कि भाई डीएनए में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं या कौन कौन से बॉन्ड्स बने हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हम बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएनए को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक। तो इसमें सबसे पहले चाहिए होती है पेंटोज शुगर, ठीक है। क्या चाहिए होती है, पेंटोज शुगर। अब इसे पेंटोज क्यों बोला गया है, केमिस्ट्री में आपने सबने नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा, पेंटोज 5 के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 5 कार्बन्स होते हैं इस शुगर में, क्या होते हैं, 5 कार्बन्स होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन होता है, यहाँ पे सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, और फोर्थ कार्बन से जुड़ा होता है फिफ्थ कार्बन, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहला कंपोनेंट हम क्या चाहिए, हमें शुगर चाहिए, पेंटोज शुगर, ठीक है। उसके बाद इस C1 कार्बन से जुड़ा होता है नाइट्रोजनस बेस। हमेशा याद रखिएगा कि जो नाइट्रोजनस बेस है कार्बन नंबर 1 से जुड़ता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है फॉस्फेट ग्रुप जो कि जुड़ा होता है कार्बन नंबर 5 से। एक तो फॉस्फेट ग्रुप किससे जुड़ेगा, कार्बन नंबर 5 से जुड़ेगा। तो इस तरह से इसके मेन 3 कंपोनेंट्स हैं आपके डीएनए के, एक नाइट्रोजनस बेस, दूसरा पेंटोज शुगर, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, डीएनए का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर है ना, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड, और इसे ही बोला जाता है डीएनए यूनिट, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि डीएनए यूनिट में या डीएनए यूनिट के क्या क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, या फिर उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो उसके कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा, 3 चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तो पेंटोज शुगर आएगी, फिर नाइट्रोजनस बेसिस आएंगे, देन फॉस्फेट ग्रुप आएगा। इस तरह से ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, ठीक है। अब इस न्यूक्लियोटाइड को इमेजिन कर सकते हो कि बिल्कुल एक मोती है, एक मोतियों की माला सबने देखी होगी, ठीक है। अब मोतियों की माला कैसे बनती है, मोतियों की माला बहुत सारे मोतियों को पिरो के बनती है। तो एक मोती क्या हो गया, एक मोती हो गया उसका यूनिट, ठीक। तो सेम इसी तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपके मिलकर बनाएंगे डीएनए का स्ट्रक्चर, और उसका एक यूनिट क्या है, उसके एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो अभी हमने सिर्फ इस न्यूक्लियोटाइड को पढ़ा, या किस तरह से बनता है ये हमने बात की। लेकिन आप ये देखो कि मैंने बताया ना 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 क्या नाम लिया, इसका मतलब तीनों अलग अलग हैं, उन्हें लाकर जोड़ा गया है, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए हमेशा क्या बनते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको अलग अलग बॉन्ड्स पढ़ने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुगर और बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड है। शुगर और बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको किसके मिलेगा, शुगर और
बेस के बीच में। फॉस्फेट और शुगर के बीच में आपको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे दो बॉन्ड्स मिले जिन्होंने जुड़कर क्या बनाया, पूरा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाया। उनकी हेल्प से ही न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, और डीएनए में लेकिन हमने एक और बॉन्ड पढ़ा था, हाइड्रोजन। अगर आपको याद हो, अभी पीछे ही हमने पढ़ा जब हम उसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने पढ़ा कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होते हैं। और वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे यहाँ पे आके जुड़ेंगे, तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं कि आखिर ये चेन कैसे बनाएगा। ठीक है, हमारी जो डीएनए की मोतियों की माला है वो कैसे बनेगी। यहाँ पे आप देखिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है, ये अनदर थर्ड न्यूक्लियोटाइड है, और ये फोर्थ न्यूक्लियोटाइड है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या बन चुके हैं, जुड़ चुके हैं। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे, चेन बनाएंगे, जिसको हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की आप एक सिंगल चेन देख रहे हो, यही हमारा एक सिंगल स्ट्रैंड है। ठीक है, डीएनए का हमने स्ट्रैंड पढ़ा था। डीएनए स्ट्रैंड्स इस तरह से थे, दो स्ट्रैंड्स थे, बीच में इस तरह से नाइट्रोजनस बेसिस थे। तो अभी हमने क्या किया है, अभी ये सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, मतलब अभी हमें सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड मिला है। तो अगर आप इसको इस तरह से बनाओगे तो कुछ इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा, ऐसे। ठीक है, अभी दूसरा स्टैंड बनाना बाकी है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा अब यहाँ पे भी ना बॉन्ड बनेगा, आपने देखा था। अब देखो, पॉलीन मैंने क्या बताया, सारी चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, शुगर को, बेस को और फॉस्फेट ग्रुप को आपस में जोड़ा गया, बॉन्ड्स बनाए गए। ठीक है, जिससे कि क्या बना, एक न्यूक्लियोटाइड बना। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। चलिए इसी में स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन है ना, 5th नंबर कार्बन है। कार्बन की नंबरिंग की थी हमने अभी, यहाँ पे दोबारा बनाए दे रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 था, यहाँ पे कार्बन नंबर 2, फिर कार्बन नंबर 3, और यहाँ पे कार्बन नंबर 4 से जुड़ा था कार्बन नंबर 5। ठीक है, इसी तरह से था। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 5 से क्या जुड़ा है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्बन नंबर 5 है। ओके, लेकिन यहाँ पे भी आप देख रहे हो, ये तो कार्बन नंबर 5 है। अगर हम इसको देखें, ये कार्बन नंबर 5 है। ओके, बट यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है ये कार्बन नंबर 5 हो गया आपका, ये भी कार्बन नंबर 5 है, ये भी कार्बन नंबर 5 है, और ये भी कार्बन नंबर 5 है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो फॉस्फेट ने यहाँ पर भी बॉन्ड बनाया हुआ है, सारे फॉस्फेट्स ने बॉन्ड बनाया हुआ है इस तरह से। तो अब यहाँ पे भी क्या था, कार्बन ही तो था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कार्बन है, कार्बन नंबर 3। तो फॉस्फेट ग्रुप सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 5 से नहीं बॉन्ड बनाता। जब मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं ना, तो आपस में जुड़ने के लिए फिर से बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बॉन्ड वही बनेगा, फॉस्फोडाइएस्टर ही, लेकिन कितने नंबर कार्बन पे बनेगा, 3 नंबर कार्बन पे। ओके, किधर गया स्लाइड, 3 नंबर कार्बन पे बॉन्ड तब बनेगा जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ रहे होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रही होती है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि 3rd नंबर कार्बन पे फॉस्फेट बॉन्ड कब बनाता है। ठीक है, फॉस्फेट 5 नंबर पे तो पहले ही बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड बनाते समय ही उसने बना लिया था। लेकिन 3rd नंबर पे जब बॉन्ड बनाया तो उसका एक रीज़न था, उसे इसलिए बनाया ताकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन को प्रिपेयर किया जा सके, उसे बनाया जा सके। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पर जब 3 नंबर कार्बन पे सारे फॉस्फेट बॉन्ड जुड़ गए तो हमारे पास आ गई हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, मतलब एक स्टैंड बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसी तरह दूसरा स्टैंड भी बनेगा,
मान लो कि ये 5 एंडिंग है और ये 3 एंडिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि अगर एक स्टैंड क्या होगा 5 होगा तो इसका ऑपोजिट क्या होगा 3 होगा, और अगर ये 5 हो गया और ये 3 हो गया, कभी भी सेम नहीं होगा। तो मैंने आपको बोला था कि हम आगे पढ़ेंगे 5 और 3 का मतलब क्या है, तो उसका मतलब कार्बन पोजीशन है, ठीक है। अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कौन सी कार्बन पोजीशन की बात की जा रही थी, ठीक। तो यहाँ पर जो 5 एंड है इससे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है और 3rd एंड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 5 एंड इंडिकेट करता है कि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप होगा और 3 एंड इंडिकेट करता है यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। तो ये डिनोट करते हैं एंड्स, और ये हमेशा क्या होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल मतलब ऑपोजिट रहेंगे। तो अगर ये पहला स्टैंड बन गया है तो हम इसका दूसरा स्टैंड बनाएं तो इधर क्या होगा 3 एंड होगा, इसको डायरेक्टली हम ऐसे बना दे रहे हैं, और ये वाली शुगर क्या होगी यहाँ पर 5 एंड होगा। ये हमारा दूसरा स्टैंड बन गया। पहला स्टैंड ये है और दूसरा स्टैंड ये है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के सामने आ गए, इस तरह से सामने आके खड़े हो गए, बोल रहे हैं हमें बनाना है हेलिक्स। लेकिन हेलिक्स कैसे बनेगा, ये नाइट्रोजनस बेसिस है, ठीक है। ये क्या है, ये नाइट्रोजनस बेसिस है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ठीक है। ऑपोजिट बेसिस लेके करेगा। अगर ये एडेनिन है तो इसके ऑपोजिट में क्या होगा थायमिन होगा। ये थायमिन है तो इसके ऑपोजिट में क्या बनेगा एडेनिन बनेगा। ग्वानिन के ऑपोजिट में साइटोसिन बनेगा, और साइटोसिन के ऑपोजिट में बनेगा आपका ग्वानिन, ठीक है। इस तरह से ऑपोजिट स्टैंड्स बनेंगे जब दोनों आके सामने खड़े हो गए। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो मैंने आपको बताया था जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेंगे अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, जिसकी वजह से ये दोनों स्टैंड्स आपस में जुड़ जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, और कैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। मतलब इस तरह का आपका डीएनए प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ आपको डिनोट कर रखी है, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, एडेनिन के साथ थायमिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन और थायमिन के साथ एडेनिन। और यही ये क्या है, ये एक पहली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये अनदर न्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। तो इस तरह से इस छोटे से स्ट्रक्चर से, छोटे से यूनिट से डीएनए बनना शुरू होता है। तो रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा, किस तरह से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बनता है। तो सबसे पहले अगर आपको असाइनमेंट दिया जाए कि आपको डीएनए बनाना है भाई, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, मार्केट से चीज़ें लेके आओगे। 3 चीज़ें लानी है आपको। कौन कौन सी चीज़ें लानी है, आपको लाना है नाइट्रोजनस बेसिस, जो कि 4 टाइप के यूज होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ठीक है। तो सबसे पहला क्या लाना है नाइट्रोजनस बेसिस लेके आनी है। दूसरा आपको लेके आना है पेंटोज शुगर जिसमें 5 कार्बन होंगे। तीसरा आपको लेके आना है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट्स आप ले आए और अब आप इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए कौन कौन से बॉन्ड्स यूज किए जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर के लिए 2 बॉन्ड्स, शुगर और फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में आपका बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और फॉस्फेट और शुगर के बीच में बनेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड्स लाकर आपने क्या कर दिया, आपने न्यूक्लियोटाइड का यूनिट प्रिपेयर कर दिया। न्यूक्लियोटाइड का यूनिट प्रिपेयर कर दिया। अब आप मतलब आपने मोती बना लिया अपना एक, ठीक है। आपने ढेर सारे इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड्स बना लिए। अब आपको उन सारे न्यूक्लियोटाइड से क्या बनानी है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनानी है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जोड़ोगे, आप 3rd नंबर कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप की लिंकिंग करा दोगे, उसका बॉन्ड बना दोगे। यहाँ पे भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा आपका, 3rd नंबर कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा और आपको एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिल जाएगी। लेकिन आपको इसकी ऑपोजिट चेन भी चाहिए, क्योंकि क्या चाहिए, 2 स्ट्रैंड्स बनाने हैं, हेलिक्स मॉडल बनाना है। तो दूसरी चेन भी आप बनाओगे जिसके एंड्स क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। ये 3 एंड तो ये 5 एंड होगा। इस तरह से जब दोनों सामने सामने आ जाएंगे तो यहाँ पर फिर से दोनों को स्टेबल करने के लिए, जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा और एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड्स बनेंगे। जब ये बॉन्ड्स बन जाएंगे तो आपका डीएनए स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा और स्टेबल होगा, ठीक है।
तो ये था आपका मॉलिक्यूलर बेसिस, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इस तरह से आपका डीएनए बनता है। और ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, इससे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट करोगे तो उसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक टॉपिक से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो कि जनरली क्या होता है कि बॉन्ड्स वगैरह आप लोग ध्यान नहीं देते हो। तो बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बॉन्ड से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब भी आप ये टॉपिक पढ़िएगा, बॉन्ड्स के बारे में डिटेल में पढ़िएगा और याद रखिएगा किसके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है। ओके ओके, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है टाइप्स ऑफ प्यूरीन्स एंड प्रिमिडीन्स। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में तो अभी हमने बात की थी कि भाई 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। लेकिन एक और होता है जिसको हम बोलते हैं यूरेसिल। अब ये जो ग्रुप है 5 नाइट्रोजनस बेसिस का, इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और वो 2 कैटेगरीज हैं प्यूरिन्स और प्रिमिडीन्स। ठीक है, अगर हम बात करें प्यूरिन्स की, तो प्यूरिन्स में आपका एडेनिन आता है और ग्वानिन आता है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें क्या है, 2 रिंग्स हैं। ठीक है, एक 5 कार्बन रिंग है और दूसरी 6 कार्बन रिंग है। तो ये 5 और 6 कार्बन रिंग मिलकर जो ग्रुप्स बना रही हैं, उनको बोला गया है प्यूरिन्स। अब ये भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे इस तरह से आइडेंटिफिकेशन पूछा जा सकता है कि भाई स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, या किस तरह का स्ट्रक्चर में। पहली बात तो आपको स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। एग्जाम में स्ट्रक्चर्स बना के दे देते हैं और पूछ लेते हैं इनमें से प्यूरिन्स कौन सा है, या थाइमिन कौन सा है, एडेनिन कौन सा है। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। उसके अलावा अगर हम मेजर डिफरेंस की बात करें प्यूरिन्स और प्रिमिडीन्स के स्ट्रक्चर के बीच की, तो यहाँ पर डबल रिंग स्ट्रक्चर मिलेगा और यहाँ पे सिंगल रिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, प्यूरिन्स जो हैं, प्यूरिन्स में आपकी 2 टाइप रहेंगी, एडेनिन एंड ग्वानिन। और प्रिमिडीन्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको थाइमिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा और यूरेसिल मिलेगा। अभी तक हमने यूरेसिल कहाँ यूज़ होता है इसकी बात नहीं की है, बाकी 4 हमने यूज़ कर लिए डीएनए बनाने में। लेकिन यूरेसिल कहाँ यूज़ होगा? यूरेसिल का फॉर्मेशन, यूरेसिल का यूज़ आरएनए के फॉर्मेशन में होगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स को फर्दर डिवाइड किया गया है। और इसमें हमने क्या किया है, अपने 5 टाइप ऑफ बेसिस को कैटेगराइज कर रखा है। ठीक है, तो ये थी आपकी नाइट्रोजनस बेसिस की टाइप्स। अभी हमने जिक्र किया आरएनए का। ठीक, अभी मैंने बोला था ना कि यूरेसिल किस में यूज़ होगा, आरएनए में यूज़ होगा। तो अब हम आरएनए के बारे में भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कंपेयर करके पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए को, ताकि आपको आरएनए तो समझ में आ ही जाए, लेकिन साथ साथ में उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ये भी आपकी साथ साथ में क्लियर होती रहें, ताकि कंपैरेटिव क्वेश्चन अगर आए या कंपैरेटिव टॉपिक्स पूछे जाएँ तो आप उसको आंसर कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं शुगर की। देखिए, यहाँ पर अगर आरएनए बनाना है ना, तो आरएनए बनाने के लिए भी आपको मार्केट से वही 3 चीज़ें लानी पड़ेंगी। शुगर लाना पड़ेगा, नाइट्रोजनस बेसिस लाने पड़ेंगे और फॉस्फेट ग्रुप लाना पड़ेगा। तो मार्केट जाके आपको सेम चीज़ लेके आनी है, भले आप डीएनए बनाओ, भले आप आरएनए बनाओ। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे। यहाँ पर शुगर तो आपको लेके आनी है पेंटोज ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहाँ पे जो 2nd नंबर कार्बन है, 2nd नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, राइबोस शुगर में, राइबोस शुगर में 2nd नंबर कार्बन पे कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। लेकिन डीऑक्सी राइबोस शुगर में 2nd नंबर कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप है। ये बहुत मेजर डिफरेंस है। ठीक है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सिमिलर है। तो अगर आप मार्केट गए, आपको डीएनए बनाना है, तो आप लेके कौन सी आओगे शुगर? डीऑक्सी राइबोस शुगर लेके आओगे। लेकिन अगर आपको आरएनए बनाना है, तो आप कौन सी शुगर लेके आओगे? राइबोस शुगर। डिफरेंस क्या रहेगा? 2nd नंबर कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा और डीऑक्सी राइबोस पे कौन सा ग्रुप रहेगा? हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस हुआ पहले कंपोनेंट में, शुगर में। ठीक है, शुगर कौन सी है? पेंटोज ही है, क्योंकि 5 कार्बन इसमें भी है भाई और 5 कार्बन इसमें भी है। लेकिन उसमें शुगर का टाइप अलग हो गया, सिर्फ 2nd नंबर कार्बन की वजह से, 2nd नंबर ग्रुप की वजह से। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला डिफरेंस।
उसके कंपोनेंट में। अब हम सेकेंड डिफरेंस की बात करते हैं। चलिए यहीं पे देखिए, सेकेंड डिफरेंस जो है ना वो है नाइट्रोजनस बेसिस को लेकर। आपको याद हो तो डीएनए में 4 बेसिस यूज हो रहे थे। डीएनए में अगर हम बात करें, हम एडेनिन यूज कर रहे थे, थाइमिन यूज कर रहे थे, साइटोसिन यूज कर रहे थे और ग्वानिन यूज कर रहे थे। ये 4 बेसिस हम डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए यूज कर रहे थे। पर अगर हम आरएनए की बात करें तो यहाँ पर आप एडेनिन यूज करोगे, पर एडेनिन थाइमिन की जगह हम यहाँ पे यूरेसिल यूज करने वाले हैं, थाइमिन नहीं यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे? यूरेसिल। साइटोसिन उसी तरह रहेगा, ग्वानिन भी उसी तरह रहेगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस भी क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। जो 5th नंबर वाला नाइट्रोजनस बेस था यूरेसिल, तो हमें पता नहीं था अभी क्या करना है, तो अब पता चल गया है। उससे क्या बनाएंगे हम? आरएनए का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। उसने क्या किया? थाइमिन को रिप्लेस कर दिया है आरएनए के स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये हो गया उसका सेकेंड कॉम्पोनेंट आरएनए का, नाइट्रोजनस बेसिस। और उसमें भी कौन कौन से? एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन। एडेनिन उसी तरह डीएनए में जिस तरह से पेयर कर रहा था, पेयरिंग वैसे ही होगी। यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम आरएनए में बात करें तो एडेनिन किससे जुड़ेगा? थाइमिन तो है नहीं यहाँ पे, कौन है? यूरेसिल। ठीक है, तो यूरेसिल से डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। बॉन्ड उतने ही रहेंगे, सिर्फ थाइमिन की जगह पे क्या आ जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा। साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगी? नाइट्रोजनस बेसिस की पेयरिंग होगी। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉस्फेट ग्रुप की, जो कि तीसरा कंपोनेंट था। अब इसमें कोई भी फर्क आपको नहीं है, मतलब शुगर में हमने डिफरेंस देखा, नाइट्रोजनस बेसिस में डिफरेंस देखा जब आरएनए और डीएनए की स्टडी की हमने, लेकिन अगर हम बात करें फॉस्फेट ग्रुप की तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो उसी तरह से बेचारा चुपचाप आएगा, 5th नंबर कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है, 5th नंबर कार्बन से क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। ठीक, और आपको मिल जाएगा एक न्यूक्लियोटाइड। क्या मिल जाएगा? एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। ये यूनिट ऑफ डीएनए या आरएनए है। अगर आप यहाँ पे OH लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? आरएनए। ये कोई मुझे बताएगा ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? कमेंट करिए ज़रा, ये किसका यूनिट है? आरएनए का या डीएनए का? कमेंट करके देखिए कौन सही आंसर देता है। तो जिन्होंने सही आंसर दिया है तो अच्छी बात है, बाकी जिनका गलत है वो देखिए, ये आरएनए का स्ट्रक्चर है, आरएनए का यूनिट है। अभी हमें पता कैसे चला कि ये आरएनए का यूनिट है? तो यहाँ पर आप यहाँ पे देखो, राइबोस शुगर, कौन सा सेकंड नंबर कार्बन पे कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये आरएनए यूनिट है, ना कि डीएनए यूनिट। देखने में काफ़ी सिमिलर लगते हैं भाई, इतना इतना ही तो डिफरेंस है। ठीक है, और ये यूरेसिल का स्ट्रक्चर दे रखा है। तो यहाँ पर क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप से आप पहचान सकते हो, और नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर दिया है तो अच्छी बात है, वरना वो डायरेक्टली लिख देते हैं यूरेसिल है, थाइमिन है, एडेनिन है या ग्वानिन है, इस तरह से डायरेक्टली दे देते हैं आपको। ठीक है, तो अब हमने डिफरेंसेस की बात कर ली, दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं आरएनए में और डीएनए में। तो आरएनए और डीएनए की शुगर्स अलग अलग हैं। आरएनए में कौन सी शुगर यूज होगी? राइबोस। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस। अब इन दोनों शुगर्स में क्या डिफरेंस है? ये दोनों शुगर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेकेंड नंबर कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप है। सेकेंड डिफरेंस हमने किस में देखा? नाइट्रोजनस बेसिस पे। नाइट्रोजनस बेसिस में आरएनए में आपको क्या मिलेगा? आरएनए में आपको मिलेगा थाइमिन और यूरेसिल, थाइमिन की जगह पे, और डीएनए में थाइमिन का थाइमिन ही रहेगा। ठीक है, ये इसका सेकेंड डिफरेंस था। उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप की बात करें तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो उसी तरह 3rd नंबर कार्बन से और 5th नंबर कार्बन से जुड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड हमारा बनके तैयार हो गया, मतलब आरएनए यूनिट बनके आपका तैयार हो गया। 5th नंबर कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप, 1st नंबर कार्बन पे आपका बेस, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ओके, तो ये यूनिट बनके तैयार हो गया। अब देखो डीएनए भी ना मोतियों की माला है, इसको अभी पिरोना है अभी, तो इसका मतलब हमें मल्टीपल यूनिट्स बनाने पड़ेंगे आरएनए के।
एक से काम नहीं चलेगा, मल्टीपल यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। तो जब आप मल्टीपल यूनिट्स बनाओगे तो जाहिर सी बात है इन मल्टीपल यूनिट्स को जोड़ना भी पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़, बॉन्ड्स भी सेम रहेंगे, बॉन्ड्स में भी कोई डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। शुगर और बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फेट ग्रुप और शुगर के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है, सेम मिलेगा। लेकिन अब जैसे कि मैंने बताया कि मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ने हैं तो उसके लिए न्यूक्लियोटाइड्स को इकट्ठा करके इन्हें ग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन उसी तरह से जिस तरह से आपने देखा था डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स कैसे जुड़ रहे थे, थर्ड नंबर कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप बॉन्ड बना रहा था ठीक है। तो यहां पर भी क्या करेगा, ये थर्ड नंबर कार्बन से बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, थर्ड नंबर, यहाँ पे 5 आएगा, ये फिफ्थ कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ठीक। थर्ड नंबर का ये रहा थर्ड नंबर कार्बन, तो इस तरह से क्या होगा, आपका एक चेन डीएनए आरएनए की एक सिंगल चेन बनके क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से एक सिंगल चेन बनती है हमारे आरएनए की, काफ़ी सिमिलर है डीएनए के स्ट्रक्चर और आरएनए के स्ट्रक्चर में। उसके बाद मॉलिक्यूलर जो कॉम्पोजिशन है वहाँ पे आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन ये रही, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे देखो, ये हमारा स्ट्रैंड बन के तैयार हो गया और ये रही सिंगल यूनिट्स, ठीक है। ये फर्स्ट यूनिट है, ये सेकेंड यूनिट है, ये थर्ड यूनिट है और ये फोर्थ यूनिट है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो किस तरह से इन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा गया है। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप इधर 5 नंबर कार्बन से जुड़ा है तो इधर थर्ड नंबर कार्बन से, यहाँ पे थर्ड नंबर कार्बन है, यहाँ पे 5 नंबर कार्बन है, ठीक है। इस तरह से जुड़ के क्या बन गई है, हमारी पूरी एक चेन बन गई है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंसेस भी आपको बताए गए हैं, स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं कि साइटोसिन का है ग्वानिन, एडेनिन एंड यूरेसिल। बेसिकली इस स्लाइड में वो दे रखा है जो मैंने आपको प्रीवियस अभी बता दिया है, ओके। और हाँ, यहाँ पे एक नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि जब आरएनए के स्ट्रक्चर को हमने बनाया तो सिर्फ ऐसे ही क्यों बनाया, हमने ऐसे नहीं बनाया, है ना। हमने डीएनए की तरह इसको ऐसे नहीं बनाया डबल हेलिक्स करके, हमने इसको सिंगल ही बनाया हुआ है क्योंकि ये सिंगल स्टैंड होता है, डबल स्टैंड नहीं होता। ये है इसका अनदर डिफरेंस। तो ये अनदर डिफरेंस है, बाकी 2-3 डिफरेंसेस हमने पढ़े। ये दूसरा डिफरेंस है कि यहाँ पे क्या रहेगा, ये सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा, डबल स्टैंडर्ड नहीं होता। अगर ये डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा ना तो उससे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो प्रॉब्लम क्या होगी, कैसे क्रिएट होगी, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर आरएनए स्ट्रैंड डबल हो गया, मतलब आरएनए डबल स्टैंडर्ड हो गया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इसका सिंगल स्टैंडर्ड रहना क्यों इम्पॉर्टेंट है। सर्च करिएगा, जिसको आंसर मिले वो बताइएगा कमेंट पे कि ऐसा क्यों होता है। भाई हमारा जो नेचर है ना, सब कुछ एक रीज़न की वजह से करता है, तो नेचर ने इसको बेचारे को सिंगल छोड़ा हुआ है तो उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है हमारे लिए, ठीक है। वो रीज़न पता करके बताइएगा मुझे, कमेंट करिएगा जिसको मालूम हो कि ऐसा क्यों होता है। तो ये थे डिफरेंसेस आपके डीएनए और आरएनए के बीच में। उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ लिया कि भाई डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं, कॉम्पोजिशन क्या होता है और कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। ये सारी चीज़ें, मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का जो पूरा डिटेल था वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अच्छा जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल अगर आपको ढूंढने के लिए भेज दें तो आप कैसे पता लगाओगे कि अच्छा जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। और इसके साथ साथ डीएनए अच्छा मटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल बेस्ट माना जाता है तो क्यों माना जाता है। ऐसा नहीं है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करता, बहुत सारे वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। इसका रीज़न, वहाँ पे डीएनए नहीं होता तो आरएनए से काम चलाना पड़ता है। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करेगा लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में। अदरवाइज हमारे पास क्या है, जब हमारे पास बेस्ट अवेलेबल है तो हम सेकेंड ऑप्शन क्यों लेंगे, करेक्ट। तो जब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है
उनकी बॉडी में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल नहीं यूज़ होगा, लेकिन अगर उनके पास डीएनए नहीं है तो आरएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल यूज़ करेंगे। ठीक, खैर यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो खुद की रेप्लिका बना ले। अब यहाँ पे रेप्लिका का क्या मतलब है? फोटोकॉपी कराने जाते हो सब लोग, ठीक है, उसका जीरोक्स करा के लेके आते हो, तो सेम चीज़ यहाँ पे कि वो खुद अपना जीरोक्स बनाए, वो खुद अपने रेप्लिकेशन करे, खुद की मल्टीपल कॉपीज़ बना ले। उसका रीज़न क्या है? देखो हमारी बॉडी में सेल्स हमेशा बनते रहते हैं, हमेशा, ठीक है। अभी भी आपकी बॉडी में न्यू सेल्स बन रहे हैं, वो पुराने सेल्स डेड हो रहे हैं, और हर सेल को डीएनए चाहिए चाहिए। अब कोई मैन्युफैक्चरर के बाहर से दे रहा है तो कितने ही देगा, ठीक है। आपकी बॉडी में लाखों सेल्स डेली बनते हैं, डेड होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो खुद, एक बार हमने बना दिया डीएनए, और अब वो क्या कर दे, ऑटोमेटिक मोड पे उसको छोड़ दें, वो खुद अपनी रेप्लिकेशंस करने लगे। आप मार्केट से गए, अपने कंपोनेंट्स लाए, और आपने क्या कर दिया, आपने डीएनए का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा। लेकिन अब आपसे हम बोल दें कि मुझे 1 करोड़ डीएनए चाहिए और बना के दो, इतना हेक्टिक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नेचर ने एक ऑटो मोड सेट कर रखा है डीएनए पे। डीएनए बनने के बाद वो खुद ब खुद रेप्लिकेशन करता रहता है और खुद की फोटोकॉपीज या जीरोक्स मल्टीपल टाइम बनाता रहता है। तो सबसे पहली कंडीशन यही है कि वो खुद को क्या कर सके, रेप्लिकेट कर सके, खुद की रेप्लिका बना सके, जो कि डीएनए बहुत आसानी से करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। केमिकली की बात, अगर केमिकली स्ट्रक्चर की बात करें या केमिकल्स की बात करें, तो यहाँ पे देखो हमने क्या यूज़ किया, शुगर्स को यूज़ किया, फॉस्फेट को यूज़ किया, नाइट्रोजनस बेसिस को यूज़ किया, जिसमें कि नाइट्रोजन था और शुगर्स थी और उसमें कार्बन्स थे। तो केमिकल्स किससे बनते हैं भाई? केमिकल्स इन्हीं सारी चीज़ों से तो बनते हैं। और अगर इनमें चेंजेस होने लगे, माना कि मैंने शुगर, पेंटोज शुगर थी, ठीक है, पेंटोज शुगर थी, अब पेंटोज शुगर की जगह बजाय हेक्सागोनल शुगर आ गई, तो डीएनए का तो पूरा स्ट्रक्चर ही बर्बाद हो गया। फिर भले डीएनए हो भले आरएनए हो, इनका तो पूरा स्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। फिर डीएनए ना बन के पता नहीं क्या बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल हो। अब स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये डबल हेलिक्स इस तरह से बन रहा है, इसमें सिंगल हेलिक्स भी रहेगा, आगे हम बात करेंगे। तो स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये ऐसे स्टेबल नहीं होगा ना तो रैंडमली हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और हमारी बॉडी उसको अडेप्ट ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इट शुड प्रोवाइड द स्कोप ऑफ स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन। स्लो चेंजेस, केमिकल और स्ट्रक्चरली चेंज बहुत धीरे धीरे हो, ठीक है, रैंडम नहीं होना चाहिए कि आज कुछ और तो कल कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए, बहुत स्लो चेंज होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो बॉडी है या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वो चेंजेस को अडेप्ट करने में टाइम लगता है। आप खुद सोचो कि जो स्टार्टिंग में इंटरनेट आया था, ये टेक्नोलॉजी एकदम से हाई हुई थी, तो हमें थोड़ा उसको अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, ठीक है, बहुत टाइम लगा। अभी डिजिटल बोर्ड्स की अगर हम बात करें तो पहले नॉर्मल बोर्ड्स होते थे, उस पर हम काम करते थे, हम उसके लिए यूज टू हो गए थे। फिर डिजिटल बोर्ड्स आए, इनके बारे में समझने में, इनके बारे में स्टडी करने में, किस तरह से पीपीटी तैयार करनी है, ये सारी चीज़ें सीखने में थोड़ा टाइम लगा, ठीक। तो हर एक चेंज के लिए क्या चाहिए, हमें टाइम चाहिए। और जो एवोल्यूशन होता है ना, वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होता है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग होता है। तो जो यहाँ पे चेंजेस हो स्लो होने चाहिए और एवोल्यूशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। मतलब अगर हम बात करें एक्वेटिक एनिमल्स की, तैरने वाले एनिमल्स की पानी में, मान लो कि अगर उनको फैदर्स दे दिए होते जैसे बर्ड्स के पास होते हैं, तो क्या वो सर्वाइव कर पाते? बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो वाटर है या एक्वेटिक है, तो उसके लिए क्या चाहिए? फिन्स चाहिए, फ्लिप्स चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ, स्लो चेंज हुआ और उसके अकॉर्डिंगली चेंज हुआ, ठीक है। और आपने 9th क्लास में डाइवर्सिटी चैप्टर भी पढ़ा होगा या 11th में भी था, तो वहाँ आपने इस चीज़ को स्टडी किया होगा कि किस तरह से जो 5 ग्रुप्स का डिवीज़न है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, एनिमेलिया, ये सारे किंगडम जो आपने पढ़े थे,
तो किस तरह से धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ है नेचर में हमारे, एकदम से कोई चीज़ नहीं आई है या फिर एकदम से हम इतने मॉडिफाइड नहीं होकर सामने आए हैं, ठीक। तो चेंजेस क्या होने चाहिए, स्लो होने चाहिए और एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो मेंडल के जो कैरेक्टर्स थे, जो मेंडल की जो 3 रूल्स है उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करने चाहिए। मतलब सबसे पहला तो जो आपने मेंडल्स के 3 लॉज पढ़े होंगे, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये जो लॉज हैं इनके अकॉर्डिंगली वो क्या करने चाहिए, वर्क करने चाहिए। क्योंकि अगर इनके अकॉर्डिंगली वो वर्क कर रहा है तो हेरिडिटी भी होगी, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र भी होगा कैरेक्टरिस्टिक्स का, लेकिन उसके साथ साथ चेंजेस भी होंगे। अब इसका क्या मतलब है, चेंजेस होंगे, आप खुद सोचो कि आपके पेरेंट्स से आपको कैरेक्टरिस्टिक मिले, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि डिट्टो सेम हो या कार्बन कॉपी हो अपने पेरेंट्स की। और उसके साथ साथ अगर सेम पेरेंट्स के आपकी सिबलिंग्स हैं, थोड़ा बहुत मैच करोगे आप और आपकी सिबलिंग, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों एकदम जुड़वा हों, ठीक है। और जुड़वा भी जो होते हैं ना उनमें भी चेंजेस होते हैं, वो भी बिल्कुल सेम नहीं होते, उनमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी वो फॉलो करें आसानी से, तो वो क्या होगा, हमारा बेस्ट जेनेटिक मटेरियल होगा। और ये सारे लॉज कौन फॉलो करता है, डीएनए फॉलो करता है। तो इसीलिए सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डीएनए आपको मिलेगा, कुछ एक्सेप्शन है जैसे वायरस वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं आता है, लेकिन वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आरएनए है, ठीक है। क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, उसके पास बेस्ट चीज़ नहीं है, उसके पास डीएनए नहीं है, तो इस वजह से उसको आरएनए से काम चलाना पड़ रहा है। क्लियर। तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सेंट्रल डॉगमा। देखिए सेंट्रल डॉगमा क्या है, यहाँ पर सेंट्रल डॉगमा में हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई डीएनए से डीएनए कैसे बनेगा। जैसे कि हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में बात की थी कि एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो वहाँ पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था ना कि डीएनए या फिर जो भी जेनेटिक मटेरियल हो वो खुद को रेप्लिकेट कर सके, खुद की कॉपीज़ बना सके, खुद का ज़ेरोक्स बना सके। तो वो किस तरह से बनेगा वो हम सेंट्रल डॉगमा में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आरएनए की भी बात की थी कि आरएनए, अब यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आरएनए कैसे बनता है और आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। तो देखिए जनरली क्या होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, और आरएनए से बनेगी प्रोटीन। नॉर्मली ये कंडीशन होती है, ठीक है। पर जैसे कि मैंने बताया था एक्सेप्शन है, हर जगह एक्सेप्शन मिलेगी आपको, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी में आपको यही सीक्वेंस मिलेगा, सबसे पहले डीएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। पर जैसे कि बताया था कि वायरसेस में क्या होता है, डीएनए तो होता ही नहीं है, उनमें क्या होता है, आरएनए होता है। तो वहाँ पे ये सीक्वेंस कैसे काम करेगी, वहाँ पे उल्टा होगा, आरएनए से डीएनए बनेगा और यहाँ पे आरएनए प्रोटीन्स भी बनाएगा और डीएनए भी बनाएगा, दोनों काम करेगा। ये एक्सेप्शनल है, लेकिन वायरसेस में आपको देखने को मिलेगा जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल में सेंट्रल डॉगमा। सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ओके, डीएनए से डीएनए, तो डीएनए से डीएनए जो प्रोसेस बनती है इसको बोला जाता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में डीएनए खुद की कॉपीज बनाएगा, खुद को रेप्लिकेट करेगा। नेक्स्ट डीएनए से आरएनए बनेगा, तो डीएनए से जो आरएनए बनने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे हो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब इसमें क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में चीज़ें रिवर्स होने वाली हैं। मतलब नॉर्मली आप क्या देख रहे हो, नॉर्मली आप देख रहे हो कि यहाँ पे डीएनए से आरएनए बन रहा है, लेकिन जिन वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है वो आरएनए से डीएनए बनाती हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर। हमारा बॉडी का जो डीएनए है या फिर हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी के आरएनए डीएनए नहीं बना सकते, या किसी एनिमल की बॉडी के आरएनए डीएनए नहीं बना सकते, पर वायरसेस में
इस तरह की बोल सकते हैं क्वालिटी है जिसकी वजह से वो आरएनए से डीएनए बना सकते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया, ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन गया, हमारा आरएनए बन गया। अब आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। और ये जो प्रोटीन्स बनती हैं, इन प्रोटीन से हमारी बॉडी में मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से एक यूनी डायरेक्शन में चलती हैं। ठीक है, यूनी डायरेक्शन का मतलब है एक सिंगल सीक्वेंस में। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन को हटा दें, ठीक है, इसकी बात ना करें, तो हम देखेंगे आरएनए से डीएनए से डीएनए बन रहा है, फिर डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। तो सीक्वेंस ऐसे चल रही है। ठीक, और अगर हम बात करें वायरसेस में जिनमें कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है, तो उसमें क्या होगा, एक डायरेक्शन ये रहेगी और एक डायरेक्शन ये रहेगी। ठीक है, इधर आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन, और इधर क्या बन रहा है आपका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बन रहा है। तो इसी प्रोसेस को, या ये जो पूरा आप देख रहे हो मॉडल, इसको ही बोला गया है सेंट्रल डॉगमा। अब आगे जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वहाँ हम ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम से आपकी मुलाकात होगी, बहुत सारे स्ट्रक्चर से आपकी मुलाकात होगी, प्रोटीन कैसे बनती है, आरएनए कैसे बनता है, रेप्लिकेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्या वो स्टार्ट करने से पहले आज हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, तो देखते हैं कौन कौन आंसर दे सकता है। पहला हमारा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिस्टेंट विद द बेस पेयरिंग इन अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बेस पेयरिंग के जो हमने टॉपिक्स पढ़े या जो नोट्स पढ़े थे उससे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, टॉपिक सबको याद है, नोट्स जो भी मैंने पॉइंट्स बताए थे कि एडेनिन थायमिन से जुड़ेगा, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ेगा, प्यूरिन पिरिमिडिन से जुड़ेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली कौन सा जो है पॉइंट सही नहीं है। तो पहला है नंबर ऑफ एडेनिन इक्वल्स टू द नंबर ऑफ थायमिन। बात तो सही है, एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है, थायमिन से। कितने बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, ये तो ऑप्शन सही है हमारा। उसके बाद है द नंबर ऑफ साइटोसिन इक्वल्स टू ग्वानिन, ये भी बात सही है। ट्रिपल बॉन्ड से ग्वानिन हमेशा किससे जुड़ेगा, साइटोसिन से जुड़ेगा। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रिमिडिन्स। ठीक, प्यूरिन्स और प्रिमिडिन्स का अमाउंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। भाई एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स हैं, और साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल प्रिमिडिन्स थे। तो इनमें से जो प्यूरिन्स हमेशा किससे जुड़ रहे थे, प्रिमिडिन से जुड़ रहे थे, वो भी इक्वल अमाउंट में। जितने प्यूरिन्स हैं उतने ही क्या होंगे, प्रिमिडिन्स होंगे। मतलब 20 एडेनिन है तो 20 ही क्या होंगे, थायमिन होंगे। ये पॉइंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ G+C इज सेम फॉर ईच स्पीशीज। मतलब ग्वानिन और साइटोसिन का जो रेशियो है, सम है, वो क्या सारी स्पीशीज के लिए सेम है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हर एक स्पीशीज का यूनिक रेशो है, मतलब यूनिक रहने वाला है। ग्वानिन और साइटोसिन का जो नंबर है वो अलग रहने वाला है। अगर मान लें कि ह्यूमंस में 20 है, तो हो सकता है कि मंकी में 22 हो, या फिर किसी अनदर एनिमल में वेरी कर रहा हो, सेम कभी भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक, ये पॉइंट हम लोगों ने नहीं किया था। ये वाला क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, जो कि इन चारों, ये तीनों टॉपिक पॉइंट्स आपके सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। यहाँ पे देखो वर्ड यूज किया गया, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट्स है ना, आपको उस मॉडल के अकॉर्डिंगली चूज करने हैं। हो सकता है चारों पॉइंट्स सही हो पर इंडिविजुअली, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, डबल हेलिक्स मॉडल की बात कर रहे हैं। तो हमें पॉइंट्स को पढ़ना है उस मॉडल को ध्यान में रख के। ठीक है, तो पहला आपका पॉइंट है द पिच ऑफ डीएनए इज 3.4 नैनोमीटर। सही है, पिच तो यही थी। ईच चेन हैव एंटीपैरेलल पोलैरिटीज। एंटीपैरेलल पोलैरिटीज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अगर एक 3 एंड है तो दूसरा 5 होगा, इस तरह से एंटीपैरेलल थे, ये भी बात सही है। दूसरा, अ प्यूरिन कम्स ऑपोजिट टू पिरिमिडिन्स।
अभी हमने बताया एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ भी करेक्ट है। नेक्स्ट है टू चेन आर कॉइल्ड इन लेफ्ट हैंडेड फैशन, मतलब लेडर बनाई थी तो बोला था ना इसे ट्विस्ट हो रहा है, तो लेफ्ट हैंडेड फैशन का मतलब है कि इस तरह से ट्विस्ट हो रहा है, और राइट हैंडेड मतलब राइट हैंड की डायरेक्शन में ट्विस्ट हो रहा है। तो जो मॉडल दिया था ना वाटसन एंड क्रिक ने, वो राइट हैंडेड था, ना कि लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो डीएनए होता है लेफ्ट हैंडेड नहीं होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में लेफ्ट हैंडेड भी पाया जाता है। तो अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो सही है, लेकिन मॉडल के अकॉर्डिंगली क्या है, ये ऑप्शन आपका गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA chemically is less reactive and structurally more stable than RNA. Therefore, DNA क्या है, केमिकली लेस रिएक्टिव है, मतलब स्टेबल है, और स्ट्रक्चरली भी क्या है, स्टेबल है। इसलिए ऑप्शन 1 DNA हैज इवॉल्व फ्रॉम द RNA। क्या DNA RNA से बना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एक्सेप्शन की बात नहीं हो रही, यूनिवर्सल बात हो रही है, वायरसेस एक्सेप्शन है, ठीक है। उसके बाद है RNA कैन डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन। तो आरएनए क्या क्या करता है, डायरेक्टली कोड कर देता है प्रोटीन के लिए, उसे क्या डीएनए की जरूरत नहीं पड़ती। डीएनए आरएनए को बताता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा। यहाँ पे डीएनए मास्टर है, डीएनए क्या है, मेन लीडर है। डीएनए क्या करता है, आरएनए को नोटिस देता है। आरएनए एक तरह से मान लो कि वो उसका असिस्टेंट है या वर्कर है। तो जो प्रोटीन्स डीएनए बनाने के लिए बोलेगा, आरएनए वही बनाता है, डायरेक्टली नहीं बनाता। मतलब ऐसा नहीं कि उसका मन किया जो भी बना दिया, बिना डीएनए के इंस्ट्रक्शंस के वो कोई प्रोटीन नहीं बना सकता। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। इसके बाद है द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज इवॉल्व अराउंड डीएनए। तो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी जो है वो आरएनए के अकॉर्डिंग सिंथेसाइज होती है। नेक्स्ट है डीएनए इज अ बेटर जेनेटिक मटेरियल देन डीएनए। तो अगर हम इसकी ऑप्शन की बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें कि डीएनए और आरएनए का कंपैरिजन दे रखा है, डीएनए ज़्यादा स्टेबल है केमिकली भी और स्ट्रक्चरली भी, इसीलिए वो क्या है, इसलिए वो ज़्यादा बेटर जेनेटिक मटेरियल है कंपेयर देन आरएनए। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये रहा इसका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेंट्रल डॉगमा को डिटेल से करने वाले हैं, मतलब रेप्लिकेशन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।